हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हैं हम। कैच क्या है इस बार? एमसीक्यूज़ भी साथ में हैं। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ के साथ जागृति भी रहेगी। ठीक है, आपको पता लगेगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये किस किस एग्ज़ाम्स के लिए हैं? आपके यूपीएससी, ठीक है जी, आपके सीडीएस, आपके असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, और आपके एनडीए के लिए भी काफ़ी कारगर हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैव बीन रीनेम्ड एज महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास ये दिए हुए हैं, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, रोहतक एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हिसार एयरपोर्ट। अब देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी हैं हमारे, कौन? मनोहर लाल खट्टर जी ने, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस करा है कि हिसार एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा, नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मिशन उड़ान के अंतर्गत, ठीक है जी, अब उड़ान की फुल फॉर्म क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिशन उड़ान के अंतर्गत हिसार एयरपोर्ट को अभी थोड़े दिनों पहले ही चालू किया गया था। ठीक है जी, जिसकी कि आपने सुने भी होगी कि चंडीगढ़ की और हिसार की फ़्लाइट्स भी थी, काफ़ी सस्ते रेट्स पे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, हिसार एयरपोर्ट क्या है? ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है जी, और इसकी जो फर्स्ट डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बोलेंगे सर सारी चीज़ें हम ही बताएं, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन बहुत ज़रूरी है। इंटरैक्टिव जितना आप रहेंगे कमेंट सेक्शन में उतना ही मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेक्चर ढंग से सुन रहे हैं। ठीक है, तो डीजीसीए की लाइसेंस्ड एक पब्लिक एयरडोम है स्टेट का, और इस सितंबर 17 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, तब से ये यहाँ पे है। अब देखिए, ये एयरपोर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताइए कि हरियाणा में टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं? हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर इन हरियाणा? ठीक है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, ये भी बताइए हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर जो हरियाणा के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी एक बताएंगे तो माशाल्लाह हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपके ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तवांग, रोहतांग पास, उत्तराखंड, शिमला। तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कहाँ पे है। तवांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि चाइना बोलता है कि तवांग हमारा है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी, मनाली से ऊपर है। और एनजीटी ने वहाँ पे, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं गाड़ियों की आवाजाही के लिए। रोहतांग पास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब इसकी जो महत्वता है, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो कम इसलिए होगी है, कम और महत्वता जो इम्पोर्टेंस है कम इसलिए है कि पहले आपकी जो है ये आपका मनाली है, ये रोहतांग पास है, और ये आपका नीचे कोकसर सिसु आ गया, और फिर आगे जाके आप कहाँ पहुँचते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब रोहतांग पास का जो है क्या है, रोल इतना ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टनल है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी टनल है, इस टनल का नाम क्या है। एक हिंट देता हूँ, ये हमारे पुराने एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर उनके नाम पे है, जिनको भारत रत्न भी दिया हुआ है। तो मुझे बताइए टनल का नाम क्या है। ठीक है, ये रोहतांग पास वहाँ का है, और शिमला तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इसका जवाब है उत्तराखंड। अब देखते हैं ये हाईएस्ट हर्बल पार्क आया कहाँ से। देखिए, हाईएस्ट अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन जो है ये माना बद्रीनाथ, कहाँ पे? 3200 मीटर्स, ठीक है, अबव सी लेवल है। और ये रिसर्च रेंज किसकी है? गोपेश्वर और सिल्वी कल्चरिस्ट हिल उत्तराखंड में है। ठीक है जी, हाईएस्ट अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन ऑफ इंडिया। अब देखिए, हाईएस्ट अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन ऑफ इंडिया जो है ये 11,000 फीट पे है। ठीक है जी, और ये इनॉग्रेट हुआ था मना विलेज, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पार्क है ये डेवलप किया गया है एक एरिया ऑफ 3 एकड़
3 एकड़ की ज़मीन में ये डेवलप किया गया है। और किसने दिया है ये 3 एकड़? मनव्रत पंचायत, ठीक है जी। मनव्रत पंचायत जो है विलेज की, उन्होंने ये दी है। किसको दी है? रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन 3 ईयर्स, 3 साल में ये बनाई गई है। किसके अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा स्कीम के अंतर्गत इसको बनाया गया है 3 साल में, ठीक है, 3 ईयर्स में। ओके दोस्तों, और ये हर्बल पार्क जो है इसमें कोई 40 की स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पे ढूंढी गई हैं, जो कि हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन एरियाज़ में आती है, ठीक है जी, इंडियन हिमालयन रीजन में। तो आपको लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आ गया कि हाई ऑल्टीट्यूड में अल्पाइन एरियाज़ क्या होते हैं, ठीक है जी, और इसमें फॉरेस्टेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है जी, और किस किस के बीच में होती है? इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया कतार, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडिया कतार, ठीक है जी। ज़ैर अल बहर, मतलब ये थोड़ा सा आपको उर्दू का नाम है तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी आपकी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ से स्पेशली जो एनडीए और सीडीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं आपके लिए तो ये एक बून है। ये जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है यहाँ से आपका पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसको आपने ढंग से करना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेकेंड एडिशन था, ठीक है। सेकेंड एडिशन किसका था? ज़ैर अल बहर, जो कि इंडियन नेवी और कतार के एमिरल नेवल फोर्स के बीच में हुआ था। कब? अगस्त 9 से 14 के बीच में, ठीक है। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में। अब ये जो एडिशन है, द एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडेड 3 डे ऑफ हार्बर फेज फॉलोइंग बाय 2 डे सी फेज, ठीक है जी। हार्बर फेज क्या होता है? जो आपका हार्बर के पास है, ठीक है जी, जहाँ पे कि डॉक होती हैं। 3 दिन का हार्बर फेज था और 2 दिन का सी फेज था, मतलब सी फेज मतलब कि समुद्र में, ठीक है जी। अब सी फेज में क्या क्या था? सी फेज में टैक्टिकल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हुई थी, जिसमें कि सरफेस एक्शन, एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेज हुई थी, एयर डिफेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस और बोर्डिंग ऑपरेशन और सार एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये असिस्टेंट कमांडेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि ये क्या क्या हुआ था, ये वाला क्वेश्चन कि कौन से कंट्री के बीच में हुई थी और कौन सा नाम है इसका, ठीक है। अब सी फेज ऑफ एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के जो है किसने पार्टिसिपेट किया था? स्टेल्थ फ्रिगेट IS त्रिकंड, और ये जो आपकी कतार की मिसिल्स बोट्स थी उसमें बरजान और दमशा क्लास थी, ठीक है जी। और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स ऑफ MRTP 34 क्लास और रफाल फाइटर ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। रफाल जो है इसमें भी आया था, ठीक है। तो ये आपके जो है पॉइंटर्स जो है आपको याद रखने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युक्त धारा जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एक से ये सेंटर स्पॉन्सर्ड टीम है, किस चीज़ के लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। एक एडिशनल टूल है इन एड ऑफ जल जीवन मिशन, एक जियोस्पैटियल प्लानिंग पोर्टल है मनरेगा के लिए, ठीक है जी, और नन ऑफ द अबव। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? युक्त धारा जियोस्पैटियल प्लानिंग पोर्टल मनरेगा से रिलेटेड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नया जियोस्पैटियल प्लानिंग पोर्टल युक्त धारा किया हुआ है, जिसे कि फैसिलिटेट करेगा मनरेगा के एसेट्स को, ठीक है जी। किस तरीके से? रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि आप देख सकते हैं कि GI के हिसाब से, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन, अगर कोई बड़ा सा काम स्टार्ट हो रहा है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। मतलब टाइम फ्रेमिंग आप देख सकते हैं। अब ये पोर्टल लॉन्च किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी ने, ठीक है। अब इस ओकेजन पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भी देखते हैं, ठीक है जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सर्व करेगा एक रिपोजिटरी। किसकी? रिपोजिटरी किस चीज़ की? एसेट्स की। और जियो टैग्स जो हैं, जियो टैग्स जो आपके लगते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो कि क्रिएट किए जाएंगे वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है जी, जैसे कि महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत, या फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, या फिर पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप के अंतर्गत, या फिर राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना। अब दोस्तों देखिए, होमवर्क आपका निकल आया, जो आप मतलब कई बार होता है ना कि वीडियो में आप देखते हैं और मैं आपको हर अपने जो भी आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे मैं उसमें बोलता हूँ कि पेन एंड पेपर ज़रूर रखिए, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन पढ़ के नहीं छोड़ना। आप देखिए यहाँ से आपको क्या क्या होमवर्क निकल गया है। ये आ गया, आपको इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। हमें जहाँ से कुछ मिलेगा हम वहाँ से निकालेंगे क्वेश्चंस। बी देखिए, एक चीज़ सुनी थी मैंने कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, इसलिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ता है। तो अब मिनिस्टर साहब ने ये चीज़ें बोली हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारी क्या होगी, स्कीम्स होगी, ठीक है जी। अब डॉक्टर सिंह ने और भी क्या कहा है, उन्होंने कहा कि नेम गिवन इज़ वेरी एप्ट एज द इनिशिएटिव इज कल्मिनेशन ऑफ अंडरिंग जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए उन्होंने क्या है, ये इसरो का एक, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों का कल्मिनेशन है, इन दोनों ने युक्त धारा जो है किया हुआ है, ठीक है जी, इन दोनों का है। और इन्होंने क्या है कि इन्होंने इट हैज़ मेड रिलाइज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस फॉर रूरल प्लानिंग एंड सपोर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको इकट्ठे बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, काजिंद 21 जो है ये एक आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपके ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान, रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कज़ाकिस्तान, ठीक है जी। अब देखिए, अब मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंतर्गत और एक स्ट्रेंथन करनी थी किस चीज़ के लिए, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कज़ाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। ये 5th एडिशन, ठीक है, 5th एडिशन जो है इंडो कज़ाकिस्तान का जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट होगा अगस्त 30 से लेकर सितंबर 11 तक, ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज जो है एक जॉइंट ट्रेनिंग है किसकी, दोनों आर्मीज़ के बीच में, जो कि बायलेटरल रिलेशन इंडिया और कज़ाकिस्तान के स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। ये एक क्या है, डिप्लोमेटिक हमारी जो एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, एक अपॉर्चुनिटी किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑफ इंडिया और कज़ाकिस्तान, ताकि वो उनको ट्रेन कर सकें एक दूसरे को काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, कहाँ पे, माउंटेनियस और रूरल सिनेरियोज अंडर यूएन मैंडेट, ठीक है जी। अब यूएन मैंडेट के अंतर्गत एक और चीज़ भी है कि इंडिया जो है, इंडिया के सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट जो हैं क्या जाते हैं, पीस कीपर्स जाते हैं, किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। आपके जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन पुलिस सर्विसेज, स्टेट पुलिस सर्विसेज, ये सब जो है अपने वॉलंटियर्स भेजते हैं, ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज क्या है, ये स्ट्रेंथन करेगी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, इंटरऑपरेबिलिटी को और शेयर करेगी बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्री। अभी देखिए माउंटेनियस रीजन में देखिए, अब सपोज़ कुछ एक्सरसाइजेज हैं हम जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ही कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आपको पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी तो वहाँ पे भी रहती है, लेकिन अगर आपको वही एनवायरनमेंट दे दिया जाता है किसी और कंट्री के लिए तो दोनों कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, कभी वो हमारे यहाँ आते हैं, कभी हम वहाँ जाते हैं। तो ये नो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, ठीक है, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वही चीज़ है हमारी इंडियन आर्मी और हमारे जो थल सेना है वो इस पे बिलीव करती है, थल सेना ही बाकी सेनाएं भी इसमें बिलीव करती हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़े से करंट अफेयर्स देखते हैं। अब देखिए कोपेनहेगन जो है वो वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिटी है, ठीक है, और इन्होंने टॉप करी है, कोपेनहेगन ने टॉप करी है वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है जी, और इन्होंने टॉप पोजीशन करी है सिक्योर सेफेस्ट सिटी। और ये स्टडी कौन कंडक्ट कराता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, ठीक है। अब EIU ने सेफेस्ट सिटी इंडेक्स 2021 दिया है, उसके अंतर्गत 60 सेफ सिटीज़ जो हैं जिसकी 76 इंडिकेटर्स हैं उस पे उनको पैमाने पे देखा गया है। अब लिस्ट में 2 इंडियन सिटी के भी नाम हैं जिन्होंने
टॉप 50 में नाम किया हुआ है। अब सिटीज़ जो हैं वो जज किए गए थे किस पे, वाइटल इंडिकेटर्स से, जिसमें कि हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्सनल और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी है। और इस साल ईयू ने क्या कंसिडर किया हुआ है, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उस पे भी देखा हुआ है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा था, तो उस पे भी रैंकिंग का एक पैमाना डाला है। और सिटीज़ को 5 पैरामीटर्स और फाइनली 100 में से ग्रेडिंग दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आपका जो स्कोर है कोपेनहेगन का वो 82.4 है। सेकंड पोजीशन जो है वो टोरंटो है जिसका 82.2 है। और सिंगापुर और सिडनी जो है वो 80.7 और 80.1 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है जी, अब जो टॉप स्कोरर है 2019 का, ठीक है जी, उसमें टोक्यो ने क्लाइम कर लिया है चौथी पोजीशन से 80 मार्क्स है। ठीक है जी, एज़ पर EIU स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपके लिए मैंने होमवर्क देता हूँ। मैंने जानबूझ के इसमें इंडियन के 2 सिटीज़ मिस कर दिए हैं। क्यों करे हैं, ताकि आप जाके इसको रिसर्च करें, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो आपका रिवाइज होगा। मैं यहाँ पे आपको दे सकता था इसकी इन्फॉर्मेशन, 2 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो मैंने मिस करे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, हमारा जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, ठीक है, मैं आपको न्यूज़ देता रहा करूँगा, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देता रहा करूँगा, बट आप जब गूगल करके उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यस, ये जो एस्पिरेंट्स है या स्टूडेंट्स हैं वो कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिन सूजलम कैंपेन, ये 100 दिन सूजलम कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी एंड सूजलम, ये 25 अगस्त को लॉन्च हो गया था। ठीक है, और इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मिलियन सोक पिट्स हैं, एरिया रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स हो गया, एक्सेस टू टॉयलेट्स फॉर हाउस होल्ड हो गया है। ठीक है जी, और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट ऑफ ODF सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। तो इसके बारे में देखते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सूजलम जो है, सूजलम हमारा जो है क्या है, एक कैंपेन शुरू करा है, और ये 100 दिन का कैंपेन है। किसके अंतर्गत, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप बोलेंगे सर कितने कमेंट्स करें हम, धड़ाधड़ कमेंट्स करिए, मुझे अपने लेक्चर पे कमेंट्स चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सा ईयर था, 15 अगस्त को कौन सा वाला हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड हुआ। क्योंकि कई बार होता है कि आपको 1 या 2-3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं एग्जामिनर, बोलते हैं जी इंडिया का 78th था, 75th था, तो मुझे बताइए कौन सा था। और उसके साथ ही इस बार हमारे जो भी बताने वाला था, सॉरी, जो भी आपका जो हमारा इस बार 15 अगस्त का जो हमारा हुआ है वो उसके साथ हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेशन हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि इसमें क्या है कि टू क्रिएट मोर एंड मोर ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री जो है, मतलब कि बाहर जो है हम नहीं जा सकते हैं, कहाँ, टॉयलेट्स, मतलब टॉयलेट्स में ही करेंगे जो भी डेफिकेशन होगी, उस पर हमारा फोकस है। ठीक है जी, मोर एंड मोर ODF प्लस विलेजेस होंगे, जिसमें कि क्या अंडर करेंगे, वेस्ट वाटर की जो है मैनेजमेंट करेंगे विलेज लेवल पे, पर्टिकुलरली जिसमें कि हम 1 मिलियन सोक पिट्स क्रिएट करेंगे और अदर ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ठीक है जी, अब इसका एफर्ट ऑफ कैंपेन जो है वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ODF प्लस स्टेटस फॉर विलेजेस। ठीक है जी, मतलब कि ओपन डेफिकेशन जो स्टेटस है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी, और जो कैंपेन है ये 25 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ था, और कब, 100 दिन, अगले 100 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये कैंपेन जो है ये ना सिर्फ कि डिज़ायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, जो कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोक पिट्स बनाने हैं, ठीक है जी, ग्रे वाटर के लिए, बट ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करेगा किसकी, वाटर बॉडीज़ के लिए, मतलब कि पानी भी बचाना है। ठीक है जी, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर जो है या फिर क्लोगिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ जो है विलेजेस में, और उनका जो है वो कहाँ पे होगा, या फिर आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज जो है वो मेन प्रॉब्लम में रहती है। ठीक है जी, कि अब आपके डिस्पोजल कहाँ करना है उस चीज़ को, वो एक मेन प्रॉब्लम रहती है, तो उस पर भी इस पर काम किया जाएगा। ठीक है जी, और ये कैंपेन जो है इट वुड बी हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर एंड इन टर्न वुड हेल्प टू रिवाइव वाटर बॉडीज़। ठीक है जी, आपके देखिए हर विलेज में आपके नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, बावड़ियाँ होती हैं, ठीक है जी, जल स्रोत होते हैं, उनको भी आपने रिवाइव करना है। तो ये सूजलम कैंपेन के बारे में है। ठीक है, चलिए, अब ये कैंपेन जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं।
तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, दी एंड हो गया है। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे। प्लीज़ मैंने जो जो आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे हैं वो बताइए, ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी होगी। इंटरैक्टिव सेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और मिलते हैं अगले वीक के साथ। तब मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।